नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। और इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं, खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी खेमका मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाएंगे। महिलाओं को डोमिसाइल की सौगात के मायने आपको बताएंगे। समझिए चिराग चाहते क्या हैं, और इसके साथ ही सीमांचल में संदिग्ध आवेदन पर सवाल भी आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार पुलिस ने बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। इसके पहले पुलिस के साथ एनकाउंटर में हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा मारा गया, जबकि शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिस एक तस्वीर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया था, जिस एक घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया था, जिस एक घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया था, उस हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस का पुलिस ने करीब 80 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक गोपाल खेमका हत्याकांड में मुख्य रूप से 3 किरदार शामिल रहे। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव, शूटर उमेश यादव और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा। अशोक साव ने 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा ने हथियार दिए और उमेश यादव ने गोपाल खेमका को गोली मारी। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद में की गई थी, जिसकी प्लानिंग 2 महीने पहले रची गई। पुलिस ने दोनों के बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की पहचान कैसे हुई। तो पुलिस की माने तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर की पहचान हुई। फुटेज के जरिए पुलिस शूटर के घर तक पहुंच गई। हत्याकांड की कड़ियां तब खुलने लगी जब शूटर उमेश यादव अपने घर से अरेस्ट हुआ। पुलिस ने उमेश यादव के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, कारतूस और 3,65,000 कैश बरामद किए। उमेश की निशानदेही पर ही पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव पकड़ा गया। इसी अपार्टमेंट में गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई थी। यहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है। भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पटना का एक और इलाका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है माल सलामी। पटना के माल सलामी इलाके का बंद पड़ा ये ईंट भट्टा तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहां पुलिस ने विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मौके से पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। जो गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे, उनका एनकाउंटर। 4 जुलाई की रात पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद बिहार पुलिस पर केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं, और सबसे पहले आप गोपाल खेमका मर्डर केस की ये पूरी टाइमलाइन समझिए। देखिए 4 जुलाई को
लगभग 11:40 पर गोपाल खेमका की घर के बाहर हत्या कर दी जाती है। स्कूटी पर सवार शूटर वहां पहुंचते हैं और गोपाल खेमका को गोली मार देते हैं। इसके बाद ठीक अगले दिन यानी कि 5 जुलाई 2025 को डीजीपी एसआईटी का गठन कर देते हैं और सिटी एसपी दीक्षा कुमारी इस टीम को लीड कर रही होती हैं। इसके बाद उसी दिन 5 जुलाई को ही दोपहर करीब 3:05 से 4:35 पर बेऊर जेल में पुलिस की टीम छापेमारी करती है और बेऊर जेल में गैंगस्टर अजय वर्मा से पुलिस की टीम पूछताछ करती है। इसके बाद ठीक उसके अगले दिन 6 जुलाई 2025 को बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से पुलिस की टीम एक नहीं बल्कि दो बार पूछताछ करती है। उसके फिर अगले दिन 7 जुलाई 2025 को हत्याकांड का मुख्य शूटर उमेश यादव पटना से गिरफ्तार कर लिया जाता है और हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। 8 जुलाई 2025 को करीब सुबह 4 बजे हथियार सप्लायर जिसने हथियार सप्लाई किया था विकास उर्फ राजा, वो एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके ठीक बाद 8 जुलाई 2025 को ही शाम 5 बजे यानी कि आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोपाल खेमका मर्डर केस का पूरा खुलासा कर दिया और पूरी जानकारी सामने रखी। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड को अब आप समझिए। गोपाल खेमका से अशोक साव की रंजिश चल रही थी, दोनों के बीच विवाद था। दरअसल जमीन के कारोबार में दोनों के बीच विवाद काफी दिनों से चल रहा था और अशोक साव ने उमेश यादव को सुपारी दी थी गोपाल खेमका की हत्या की। 4 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, यानी कि 4 लाख में ये डील तय हो गई। एडवांस के तौर पर उमेश को पहले 50,000 दे भी दिया गया। उमेश यादव को विकास उर्फ राजा ने हथियार सप्लाई किए जिससे हत्या की गई और राजा से मिले हथियार से गोपाल खेमका की हत्या हुई है। और फिलहाल पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की गहन पूछताछ में जुटी हुई है। बुलेटिन में अब बात करेंगे एक एक्सप्लोसिव खबर की। आज हम आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा पेश करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहा है, ये आप जानते हैं। इस पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है, ये भी आपको पता है। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 18 को मिले एक आंकड़े ने इस सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है। 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन चक्का जाम करने वाला है। विरोध का कारण है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाने की साजिश हो रही है। इस सियासी बवाल के बीच न्यूज़ 18 के पास एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये बात भी कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि आखिर निर्वाचन आयोग को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। ये आंकड़ा किशनगंज जिले का है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन का ऐलान किया और 11 दस्तावेज को सत्यापन के लिए मान्य बताया। इनमें एक आवासीय प्रमाण पत्र भी है। जुलाई के पहले हफ्ते में 1,28,781 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया। जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक कुल 4,77,794 लोगों ने आवेदन दिया, यानी कुल 4 महीने के आवेदन का करीब 4 गुना आवेदन महज एक हफ्ते में मिला। अब इस आंकड़े पर भला सवाल कैसे नहीं उठते कि पूरे बिहार में नहीं वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने इसको ट्रैक किया, वहां भी थोड़ा गति से बढ़ा है। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है क्योंकि किशनगंज में बांग्लादेशी या भारत के बाहर के लोग भी बसने की कोशिश कर रहे हैं। किशनगंज के आंकड़े के बहाने एनडीए ने सवाल किया तो विपक्ष ने आंकड़े का बचाव करते हुए निर्वाचन आयोग की मंशा को ही गलत बताया। देखिए, ये तो सरकार का काम है कि भाई किसका आधार बनना है नहीं बनना है इसकी वो जांच करे। लाखों लोगों का आधार भी अब तक नहीं बन पाया, ये तो इस सरकार का निकम्मापन है। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को
किशनगंज के आंकड़े सिर्फ हैरान करने वाले नहीं बल्कि चिंताजनक भी हैं। आखिर एक हफ्ते में ये बढ़ोतरी क्या संकेत देती है? न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और अब आप समझिए मतदाता सत्यापन क्यों कराया जा रहा है। तो फर्जी वोटर का नाम कट जाए, यानी जो फर्जी वोटर है वो हट जाए और जो असली वोटर हैं वो उनका नाम जुड़ जाए, वो छूट ना पाए। देखिए, मतदाता सत्यापन की नौबत आखिर क्यों आई, अगर इसकी बात करें तो कुछ लोगों ने फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिया था और फर्जी कागजात के जरिए वोट का अधिकार ले लिया था। अब किन किन लोगों पर फर्जी वोटर बनने का शक है, तो शक ये जताया जा रहा है कि कुछ अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर चुके हैं उन्होंने बना लिया है वोटर कार्ड, और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्होंने वोटर कार्ड्स बनवाए हैं। समझिए अब कैसे ये लोग फर्जी वोटर बने। तो पहले कुछ फर्जी कागजात बनवाए गए और उसी फर्जी कागजात के आधार पर अपना आधार कार्ड बनवाया। आधार कार्ड के जरिए वोटर कार्ड इन लोगों ने बनवा लिया है। मतदाता सत्यापन में फर्जी लोगों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, तो सिर्फ 11 कागजात को मान्य माना गया है। मतलब अगर आपको ये बताना है कि आप वोटर हैं तो आपको इन 11 कार्डों को, दस्तावेज को दिखाना होगा। मतदाता सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज मान्य नहीं है, यानी किस आधार पर आपको नहीं मिलने वाली है एंट्री, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके लिए मान्य नहीं होंगे। किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र पर आवेदन में इजाफे से अब आप खबर को समझिए। देखिए, किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन दिया गया और ये आवेदन काफी ज्यादा रहा। जनवरी महीने, बीते 6 महीने की अगर हम आपको बात करें तो जनवरी महीने में 26,060 लोगों ने आवेदन किया, फरवरी महीने में 28,065 लोगों ने आवेदन किया है, फिर मार्च महीने में 30,217 लोगों ने आवेदन किया, और जनवरी से लेकर के मार्च तक का अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे टोटल, तो पता चलता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर ही, यानी कि 6 महीने के अंदर ही इतनी ज्यादा संख्या जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में अब जब ये संख्या बढ़ी है तो सवाल भी कई सारे उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि इन सवालों के आधार पर जो विपक्ष है वो षड्यंत्र का आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष से चिंताजनक बता रहा है। बढ़ते आगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने जिस ढंग से सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के खिलाफ पोस्ट डाला, उस पर एनडीए के दूसरे घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अरुण भारती ने जो भी कहा वो एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। सवाल है कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है। तो ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने में जुटे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोर देकर ये कहा जा रहा है कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन इसी एनडीए में एक दल ऐसा भी है जो लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहा है। ये दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पहले पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा, और उसके बाद उनकी पार्टी के सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने भी पोस्ट लिखकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अरुण भारती के पोस्ट पर एनडीए के दूसरे घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया। कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने जो भी कहा है वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। देखिए, कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए, और मुझको लगता है कि इस तरह से बयान देना लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। एलजेपी आरबी के सांसद अरुण भारती ने बाद में अपनी बात पर सफाई दी और कहा कि हम लोग गठबंधन की मर्यादा को भी समझते हैं और उसकी सीमाओं को भी समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे नेता चिराग पासवान बिहार में बड़ी जिम्मेवारी निभाएं, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अगर ये चिंताएं समाज की होंगी तो नेता के तौर पर हम लोगों को उठाना हमारी जिम्मेदारी थी, जो हम लोगों ने उठाया, और साथ ही साथ यह भी बताया कि हम लोग जो चाहते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार में आए और बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। और
एक तरफ चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उनके बहनोई और पार्टी के सांसद चिराग के लिए बिहार में बड़ी जिम्मेवारी की बात कहते हैं और अब तो गठबंधन में रहते हुए अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने लगे हैं। सवाल है कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप समझिए कि चिराग चाहते क्या है। देखिए, चिराग पासवान एनडीए सरकार में फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा भी है और बिहार में एनडीए के बैनर तले ही 5 पार्टियां हैं। बिहार में एनडीए की सरकार भी है और 5 पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उतरने वाली है। ये बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, ये बात भी साफ हो चुका है। चिराग पासवान ने पहले बिहार से चुनाव लड़ने की बात कही, अब चिराग पासवान की पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी ने सवाल उठाए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान की पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं और इस पर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हीं से सवाल पूछा है। तो सवाल यही है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं, क्योंकि बिहार में वो एनडीए के सहयोगी दल हैं और फिर भी सवाल उठा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपनी साइलेंट वोटर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने सियासत भी गरमा दी। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की बेटियों के लिए नीतीश कुमार ने करीब 2 दशक पहले जो पहिया घुमाया था, वो अब सरकारी नौकरी में 100 में से 35 सीटों के आरक्षण तक पहुंच गया है। बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। पात्रता का पैमाना सिर्फ इतना है कि महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दी है। इस ऐतिहासिक फैसले को एनडीए के नेता डबल इंजन सरकार की गारंटी बता रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं के निरंतर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते रहे हैं और ये एक अहम निर्णय है जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे बिहार में सीधी नियुक्ति में, नौकरियों में। तो विपक्ष इसे चुनावी फैसला बताकर निशाना साध रहा है और साथ ही क्रेडिट भी लेने से पीछे नहीं हट रहा। सरकारी नौकरियों में ये दिखा रहा है कि जाते जाते इनको अकल आ गया, और अकल भी इनको तब आया जब तेजस्वी यादव जी ने 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कही थी। तो ये तो दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही कहे गए बातों पे, उनके ही दिखाए गए रास्तों पे, उनके ही नकल पे ये लोग चल रहे हैं। यानी चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए दोहरा पासा फेंका है और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।